बच्चे गीत अगीत कविता का नाम है। राइटर हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका जन्म बिहार के मुंगेर ज़िले में होता है, सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को। 1952 में उनको राज्यसभा का एक पद भी मिलता है, वहाँ के वो सदस्य बन जाते हैं और भारत सरकार इनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत भी करती है। पद्म भूषण एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है हमारे देश के लिए ना, जो किसी किसी को मिलता है। और फिर दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय, उन्होंने जो ये किताब लिखी थी, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और जो इनकी काव्य कृति है, यानी कि कविताएं जिसमें लिखी हुई हैं, उर्वशी नाम की किताब है, उसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बाद में उनकी कुछ कविताओं के जो भी उन्होंने कृतियाँ लिखी हैं, उन सब के नाम दिए हुए हैं। हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी आप पढ़ ही सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जो दिनकर जी हैं वो ओज के कवि माने जाते हैं। ओज का मतलब होता है ओजस्वी। ओजस्वी मीन्स जिसके अंदर कुछ एक तरह से चमक होती है, ठीक है, जोश भर देता है जो लोगों के अंदर, क्लियर। और इनकी जो भाषा होती है वो बहुत ही प्रभावपूर्ण, ओजस्वी और सरल है। सरल आसान सी भाषा में है, ओजस्वी है, आपको उत्साह लेकर आती है, और प्रभावपूर्ण है मीन्स उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें प्रभावित करती है। फिर है उनकी खास विशेषता की क्या है कि वो देश और युग के प्रति सजगता है, सत्य के प्रति सजग हैं। मीन्स देश में कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नई सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, उसके प्रति हम सजग रहें एकदम, है ना। और युग जो बदलते रहते हैं तो उसके प्रति भी वो सजग हैं। वो चाहते हैं कि हर जगह चेंजेस जो परिवर्तन आते हैं उसमें सत्यता भी होनी बहुत ज़रूरी है, कुछ झूठ नहीं होना चाहिए। फिर है दिनकर जी में विचार और संवेदना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। समन्वय का मतलब होता है एक तरह से उसका मिक्सचर, ठीक, दोनों चीज़ें उनको समान भाव से दिखाई देती हैं, विचारों का भी और इमोशंस का भी, ये। फिर वो बोल रहे हैं उनकी जो भी कृतियाँ हैं, कविताएं हैं, उसके अंदर प्रेम और सौंदर्य दिखाई देता है। अब ये जो हमने पढ़ा ये पूरी की पूरी उनकी भाषा शैली को बताता है। आपको अगर क्वेश्चन आता है कि उनकी भाषा शैली कैसी है, ये हम पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं वहाँ, ये। फिर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है इसका मूल सार क्या है, इस पोयम का प्रतिपाद्य लगा लीजिए क्या है कविता का। ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है कि ये जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, गीत और अगीत, वो प्रकृति के सौंदर्य को दर्शा रही है, ठीक, उसकी सुंदरता के बारे में बताती है, प्लस वहाँ के जो जीव जंतु हैं उसने उसके बारे में भी दर्शाया है भी, कैसे उनके अंदर ममत्व का भाव है, मीन्स एक तरह से इमोशंस का भाव है, मानवीय राग है, मतलब कैसे वो प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे कि उसके अंदर एक फूलों के बारे में बताया जाएगा, किनारों के बारे में, नदी के बारे में, तो उसका भी वो सब चीज़ों को भी प्रकट करती है। दूसरा वो कह रहे हैं कि कवि नदी के बहाव में गीत का सृजन होत जान पड़ता है। मतलब कवि ने हमें ऐसा बताया है कि ये जो नदी है जो बहती हुई जा रही है वो एक तरह से गीत का निर्माण कर रही है। वो झरझर करके बहती है, वो एक आवाज़ प्रकट कर रही है ना, तो एक तरह से वो एक गीत को पैदा कर रही है। और उसके सेकंड पैराग्राफ में आपको शुक और शुकी के बारे में बताया गया है, यानी कि तोता और तोती, ठीक है, भी वो कैसे अपने क्रियाकलाप करते हैं, कैसी उनकी दिनचर्या है, उन सब के भी उनका भी गीत कैसे सुनाई देता है। फिर आल्हा गाता प्रेमी, एक प्रेमी और प्रेमिका के बारे में है थर्ड पैराग्राफ में, कि जब प्रेमी आल्हा के गीत गाने लगता है तो कैसे वो अपने गीत में एकदम डूब सा जाता है, और प्रेमिका भी उसके स्वरों को सुनकर मोहित सी हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि गुलाब, शुकी और प्रेमिका वो वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से गीत का कोई निर्माण तो नहीं करते हैं, ठीक। जो गुलाब है वो फर्स्ट पैराग्राफ में है, शुकी जो है वो सेकंड पैराग्राफ में, और प्रेमिका थर्ड पैराग्राफ में है। वो कोई गीत नहीं गा रहे हैं, क्लियर। लेकिन फिर भी गीत का गान भले ही नहीं कर रहे हों, लेकिन वहाँ जो गीत का सृजन हो रहा है, जो भी गाना गा रहा है वहाँ पर, तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई गीत को गा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन अपने भाव तो प्रकट कर रहा है, तो जो इंसान अपने भाव प्रकट कर ले तो वो भी किसी गीत से कम नहीं होता है। तो कवि कह रहे हैं कि दुविधा, मतलब वो किस असमंजस में है। दुविधा केवल यही है कि
जो गीत वो नहीं गा रहे हैं, जो पर्सन, ठीक, जैसे कि नदी तो गा रही है, तोता भी गा रहा है, प्रेमी भी गा रहा है, लेकिन जो नहीं गाने वाले हैं जैसे कि फूल, शुकी और प्रेमिका, तो वो तो सिर्फ़ इसलिए अगीत हैं क्योंकि वो केवल उसके अंदर डूबे हुए हैं, सुन रहे हैं, उनके गीतों में गुम हैं। तो सुंदर क्या है, प्रेमी का स्वर जो है, जो सुर के साथ गा रहा है वो ज़्यादा सुंदर है, या जो उसे सुन रहा है उसके गीतों में बहता जा रहा है वो ज़्यादा सुंदर है। तो पूरी कविता में हम ये देखेंगे कि गाने वाला ज़्यादा सुंदर है या अगीत नहीं गाने वाला ज़्यादा सुंदर है, जबकि दोनों की अपनी अपनी क्या है, एक दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। ठीक है, हम पहले आगे कंटिन्यू करते हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है। भी गीत ज़्यादा सुंदर है गाने वाला या फिर नहीं गाने वाला, कौन सुंदर है। गाकर गीत विरह के तटीनी वेगवती बहती जाती है। तटीनी, तटीनी का मतलब होता है नदी। तो नदी जो है वो अपने किनारों से बिछड़ रही है और आगे बहती जा रही है ना, तो विरह यानी कि बिछड़ना, उससे उनका क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, वो उनसे बिछड़ रही है। तो जब वो उनसे बिछड़ कर बहती हुई तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो वो अपने विरह के गीत, वो जो झरझर की जो आवाज़ आ रही है नदी के बहने की, एक तरह से वो अपना बिछड़ना सुना रही है, सबको कहती हुई जा रही है कि वो उनसे बिछड़कर जा रही है। ठीक, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती। उपल कहा जाता है किनारों को। जब इंसान किसी से जुदा होता है, आज हमारे घर हमारा कोई भाई बहन, कोई बाहर रहता है, कोई गेस्ट हैं, घर पर आते हैं, जब वो अलग होते हैं तो थोड़ा सा मन भर आता है ना, भी हम उनसे अलग हो रहे होते हैं। ऐसे ही नदी जब अपने किनारों से अलग होती हुई बहती है तो वो अपना दिल हल्का करने के लिए ये जो आवाज़ करती है बहते हुए, एक तरह से वो अपना दिल हल्का कर रही है उनके साथ, उनको बता करके कि जो मैं दूर जा रही हूँ। समझ में आया। फिर है, तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। अब कह रहे हैं कि तट किनारे के ऊपर साइड में एक गुलाब है खिला हुआ, पौधे तो होते ही हैं नदी के आसपास, तो वहाँ पर एक गुलाब खिला हुआ है। वो ऐसा सोच रहा है कि नदी जो बिछड़ कर गाती हुई जा रही है, उसके पास तो आवाज़ है लेकिन गुलाब के पास कोई आवाज़ ही नहीं है, स्वर ही नहीं है। तो कह रहे कि काश विधाता यानी कि भगवान ने अगर मुझे भी स्वर दिया होता, तो जब पतझड़ का समय आता है, ऑटम सीज़न आता है, जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फ्लावर गिर जाते हैं, तो एक तरह से क्या होता है, अपने पेड़ों से अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। तो वो कह रहे कि मैं भी अपने पतझड़ के सपनों का पूरे जग को, संसार को गा करके सुना पाता, लेकिन अगर उसको भगवान स्वर देते, आवाज़ देते। ठीक, उसको आवाज़ भगवान ने दी ही नहीं है ना। तब आप वो कह रहे हैं, गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। अब जो निर्झरी है, निर्झरी यानी कि नदी, वो तो गाते गाते हुए बहती हुई जा रही है, अपनी बात बता बता के दिल हल्का कर रही है। लेकिन जो पाटल है, गुलाब है, पाटल गुलाब का ही दूसरा नाम है। मूक यानी कि जो बोल नहीं सकता। जो गुलाब है वो मूक होकर के यानी कि बिना बोले केवल एक किनारे पर वहाँ पर खड़ा हुआ है। वो अपना दिल किसी से हल्का नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास स्वर ही नहीं है। अब आप ही बताएं, गीत ज़्यादा सुंदर है या फिर अगीत ज़्यादा सुंदर है। सेकंड पैरा है बच्चे अभी आपका, बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोंते पर छाया देती। खोंते का मतलब बच्चे घोंसला होता है, ठीक है, नेस्ट। तो जो तोता है शुक, वो ऐसी डाल के ऊपर बैठा हुआ है जिस डाल से उसका जो घोंसला है उसके ऊपर छाया जा रही है, ठीक है, क्लियर। और पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। और जो उसकी वाइफ तोती है वो अपने घोंसले के अंदर ही अपने पंख फैलाकर बैठी हुई है, क्योंकि उसके अंदर उसके बच्चे हैं, अंडे हैं, वो उनको सेक रही है, गर्मी दे रही है। क्योंकि जब तक अंडों को गर्मी नहीं दी जाती है अंडे डेवलप नहीं होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर तोता तो क्या है, डाल के ऊपर बैठा हुआ है, और तोती क्या कर रही है, बच्चों की देखभाल कर रही है, क्लियर, वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रही है। फिर है, गाता शुक जब किरण वासंती, छूती अंग पण से छनकर,
किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में संकर। जो शुक है, तोता जो है, वो एक वासंती, एक तरह से लगा लो ना, एक अच्छी वासंती की में गाता है वो जब, हाँ, एक धुन में गाता है वो जब, तो उसकी जो आवाज़ है, उसके जो स्वर हैं, वो पेड़ के पत्तों से छन कर यानी कि अगर वो मान लो किसी घनी डाल के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन तोते की जो आवाज़ है वो पत्तों से छनती हुई पूरे वन में गूंज उठती है, उसकी जो आवाज़ है तोते की। लेकिन शुकी के जो गीत हैं, अब शुकी तो गा नहीं रही है क्योंकि उसको अपनी ड्यूटी कंप्लीट करनी है, वो तो अपने बच्चों को अंडे को अपना सीखने में लगी हुई है, तो वो गीत गाती नहीं है। तो उसके गीत जो हैं वो उमड़ घुमड़ कर उसके स्नेह में ही संकर रह जाते हैं, यानी कि उसके प्यार में, वो सिर्फ अपना पूरा प्यार है, गीतों के रूप में जो भी प्यार है वो पूरा का पूरा अपने बच्चों के ऊपर उड़ेल रही है, ठीक है, इसीलिए वो गा ही नहीं पा रही है। लेकिन तोते को यहाँ कोई ड्यूटी नहीं है ना, तो इसीलिए वो अपने मधुर स्वर में गीत गा रहा है। उमड़ना का मतलब होता है, मतलब स्नेह में उमड़कर, जैसे कि प्यार में उमड़कर, वही मतलब बहुत ढेर सारा उसके अंदर सा आ जाता है। फिर है गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मन शुकी का पर है। अब जब तोता जो है अपने मधुर स्वर में गा रहा है तो वो पूरे वन में उसकी आवाज़ गूंज रही है, लेकिन उसके गाने से शुकी जो है वो फूला नहीं समा रही, यानी कि उसे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो उसे जेलस फील कर रही होगी, खुश वो भी बहुत है क्योंकि उसका तोता जो है वो मधुर स्वर में गा रहा है। गीत अगीत कौन सुंदर है। अब वो कवि कह रहा है कि अब आप ही बताइए, अब तोता गा रहा है, उसकी आवाज़ वन भर में गूंज रही है, अगर कोई तारीफ़ करेगा तो किसकी करेगा, तोते की करेगा ना, तोते की तो नहीं करेगा। लेकिन वो चाह कर भी गीत नहीं गा पा रही क्योंकि उसको क्या करना है, अपने बच्चों को की देखभाल करनी है, इसलिए वो गा ही नहीं पा रही है, चाहती तो वो भी गाना है। तब आप ही बताइए कौन ज़्यादा सुंदर है, गीत ज़्यादा सुंदर है या फिर अगीत सुंदर है। नेक्स्ट बच्चे लास्ट पैराग्राफ है। दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है। अब यहाँ दो प्रेमियों के बारे में बताया गया है। तो जब शाम के समय, सांझ के समय में वो जो प्रेमी है आल्हा के गीत गाने लगता है। अब आल्हा क्या है, एक तरह से लोकगीत है, ठीक है, जहाँ पर भी होगा एक लोकगीत है, भले वो राजस्थानी है या जो भी है, मारवाड़ी है, आई डोंट नो, क्लियर। तो वो जब वो बोले गीत गाने लगता है तो पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। तो जैसे ही वो गाना गाना स्टार्ट करता है प्रेमी, ठीक, तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी जो राधा है, ठीक, उसकी जो प्रेमिका है, वो घर से खींची चली आती है उसका स्वर सुन करके, ठीक। फिर है चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। अब जो प्रेमिका उसका गीत सुनकर घर से दौड़ी चली आई है तो वो नीम के पेड़ के पीछे छिपकर चोरी चोरी से उसके गीत को सुनती है। वो उसके सामने नहीं जाती है क्योंकि उसको भी ऐसा लगता है कि अगर वो उसके सामने गई तो शायद उसने गीत गाना बंद नहीं कर दे, वो उसका गाना सुनना चाहती है, वो उसके गाने सुनकर दौड़ कर आई है, उसको अच्छा लगता है वो गाना सुनना, ठीक। तो वो छिपकर वहाँ पर उसका गाना सुन रही है। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, विधना यो मन में गुनती है। अब वो जो उसकी राधा अर्थात जो उसकी प्रेमिका है वो अंदर ही अंदर ऐसा इमेजिन कर रही है, विधना गुन रही है, एक तरह से सोच रही है कि काश जो वो गीत गा रहा है, काश मैं उस गीत की कड़ी क्यों ना बन गई होती। कड़ी का मतलब है पार्ट, पैराग्राफ, कि काश मैं उस गीत की ही एक कड़ी होती जिससे कि वो मुझे गाता, उसका प्रेमी उसको ही गाता, मतलब उसके पास होती, नज़दीक होती, ऐसा वो सोचती है, विचार करती है अपने मन में। फिर है वह गाता पर किस वेग से फूल रहा किसका इसका अंतर है। अब जो प्रेमी है वो तो मदमस्त होकर के, निमग्न होकर के अपने गीत गाने में डूबा हुआ है, गाना गाया जा रहा है, उसको कुछ नहीं पड़ा कि उसकी राधा उसको सुन रही है या नहीं सुन रही, उसे नहीं पता है। और किस वेग से फूल रहा इसका अंतर है, यानी कि लेकिन जो राधा उसका गाना सुनने के लिए आई है वो उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर रही है ना। तो वो कह रहे हैं कि किस वेग से वो उसको
आप मतलब कि सोच भी नहीं सकते हैं। गा भले ही वो रहा है प्रेमी, लेकिन उसकी प्रेमिका उसके गाने को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश है, फूला नहीं समा रही। मतलब कि वो वेग यानी कि किस स्पीड से वो गा रहा है, तो फूला कौन नहीं समा रहा, वो लड़की जो है, प्रेमिका जो है, वो बहुत ज़्यादा उसके गाने से खुश भी है। ठीक, अब आपको इसका अंतर देखना है कि कौन ज़्यादा प्रसन्न है, प्रेमी ज़्यादा प्रसन्न है गा करके या उसके गीत सुन करके प्रेमिका ज़्यादा खुश है। गीत अगीत कौन सुंदर है, आप ही बताइए कि गीत ज़्यादा सुंदर है या फिर अगीत ज़्यादा सुंदर है। क्लियर? कविता बच्चे हमारी अब फिनिश हो गई है। फिर भी इस कविता से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है, इसके सार से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, आप ध्यान से समझकर देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।